There is no shortcut for fundamentals. The cutoff will be lesser than 2022. बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि एलिमिनेशन टैक्टिक्स फेल हो रहे हैं, तो हमें ऐसे ब्लाइंडली टिप्स एंड ट्रिक्स को नहीं फॉलो करना है. देयर मस्ट बी सम रीजन एसोसिएटेड. सो बहुत बेसिक से शुरुआत करते हैं. PYQ क्यों और कैसे. और लोग देख के परेशान हो गए, ये कहाँ से पूछ लिया, इतने सारे मेजर रिवर से लेक भी क्यों पूछा. Zest IAS, nurturing minds. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेस्ट IAS. आप सभी का स्वागत है यूपीएससी प्रीलिम्स PYQ सीरीज में. जो जेन्युइन एस्पिरेंट है उन सभी को टेंशन हो रही है, सेल्फ डाउट आ रहा है कि क्या मुझे 2024 अटेम्प्ट देना चाहिए और लीव करना चाहिए. जो अभी तक मैंने पढ़ा क्या मैं उसको रेप्लिकेट कर पाऊँगा. इतना सारा वास्ट सिलेबस है, क्या मैं उसको कंसोलिडेट कर पाऊँगा. मुझे किस तरीके से बैलेंस करना है रिवीजन और MCQ प्रैक्टिस को. इन सभी सेल्फ डाउट में कहीं ना कहीं इट इज़ टेकिंग टोल ओवर आवर कॉन्फिडेंस और स्ट्रेस पाइल अप होता जा रहा है. ऑन द अदर हैंड, ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ द कट ऑफ ट्रेंड ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स. हर साल वो नीचे जा रहा है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट फॉर 2023 द कट ऑफ विल बी लेसर दैन 2022. वाई? बिकॉज it is being perceived that 2023 paper was one of the toughest paper UPSC has ever placed, and UPSC is evolving its pattern every year. तो हमारे जो टिप्स है, ट्रिक्स है, ये काम नहीं कर रहे. बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि एलिमिनेशन टैक्टिक्स फेल हो रहे हैं. उसके कुछ रीजंस हैं, बट एट द सेम टाइम उसके अराउंड बहुत सारे मिथ्स है. PYQ एनालिसिस करना इम्पॉर्टेंट है, ये इसका इम्पॉर्टेंस हमें सभी को समझ में आया है. बट जो बेसिक क्लैरिटी चाहिए क्यों और कैसे, इनके बारे में अभी तक बहुत सारे एस्पिरेंट पीछे रह रहे हैं. या फिर PYQ एनालिसिस से हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है या फिर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन समझना है, टॉपिक्स समझने हैं और एग्ज़ाम पैटर्न समझना है. ये सारी चीज़ें येस एब्सोल्युटली ज़रूरी है, बट मेन चीज़ जहाँ पे मुझे काम करना है दैट इज़ टू बिल्ड रेजिलियंस थ्रू दिस एनालिसिस. रेजिलियंस फॉर द अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स दैट UPSC माइट बी टेकिंग इन इट्स नेक्स्ट पेपर. ये रेजिलियंस बिल्डअप करना, ये हमारा टारगेट है. एंड नॉट जस्ट, वी आर नॉट कन्फाइनिंग एनालिसिस जस्ट टू गेन कंटेंट. जैसे ऐसे न्यूज़ हमारे सामने हमेशा आते हैं कि फ्यू ऑफ द एस्पिरेंट्स हैव क्लियर प्रीलिम्स विद इन 10 days ऑफ प्रिपरेशन और 1 week ऑफ प्रिपरेशन. उसके साथ साथ कुछ फर्स्ट टाइमर्स है जिन्होंने बहुत अच्छे मार्जिन के साथ UPSC प्रीलिम्स क्लियर किया है. एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर सिंसियर एस्पिरेंट्स हु आर पुटिंग एफर्ट्स ईयर बाय ईयर्स. दे आर एडिंग देयर नॉलेज, बैलेंसिंग एवरीथिंग, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, CSAT, MCQ practice, but ultimate result is not found in the list. So why this perpetual cycle? Why we are not able to sync our knowledge with the approach? तो ये हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हम नॉलेज और हमारे अप्रोच को सिंक कर पाए और एक एडेप्टेबिलिटी बिल्डअप करें एग्जामिनेशन पैटर्न को लेके, क्वेश्चंस को लेके, कंटेंट को लेके. क्योंकि अगर कोई भी, लेट इट बी एनी फर्स्ट रैंकर, ऐसा नहीं होगा कि 100 क्वेश्चंस में सभी का उनको आंसर आएगा. जनरली 30 से 35 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सभी को कॉन्फिडेंस के साथ आ सकते हैं अगर आपने सिंसियर एफर्ट्स लगाए तो. व्हाट अबाउट अनदर 70-60 क्वेश्चंस? और आई एम नॉट हियर टू क्रिएट एन इल्यूजन कि PYQ कर लो जिंदगी आसान हो जाएगी. इट इज़ नॉट सो. आपको हार्डवर्क पुटअप करना पड़ेगा. देर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर हार्डवर्क्स, बट क्वेश्चन इज टू पुट दोज एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन. वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होगा. यहाँ पे जो कॉन्ट्राडिक्शन है कि लोग वो 120 भी मार्क्स लेके आ रहे हैं और वहीं पे जो ये कट ऑफ लाइन है 80 से 85 तक की, इसके नीचे भी बहुत सारे लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं. तो ये जो स्ट्रेंज कॉन्ट्राडिक्शन है, इसके लिए क्या हमारे पास आंसर है? वाई इज इट सो? इसके पीछे कुछ तो रीज़न है, राइट? वही हमें आज क्रैक डाउन करना है. जैसे मैं बता रही थी कि कुछ चीज़ें इररिप्लेसेबल हैं.
उसमें आता है पहला आपके फंडामेंटल्स। जो हमारे 6 से 7 स्टैटिक सब्जेक्ट है उनमें जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए कोर कंसेप्ट्स को लेके, दैट इज इररिप्लेसेबल एंड एज अ जेन्युइन कैंडिडेट यू हैव टू बिल्ड इट अप। जैसे मैं बता रही थी कि कुछ चीज़ें इररिप्लेसेबल हैं, उसमें आता है पहला आपके फंडामेंटल्स। जो हमारे 6 से 7 स्टैटिक सब्जेक्ट है उनमें जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए कोर कंसेप्ट्स को लेके, दैट इज इररिप्लेसेबल एंड एज अ जेन्युइन कैंडिडेट यू हैव टू बिल्ड इट अप। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर फंडामेंटल्स। इसमें तो हमें हार्डवर्क सब कुछ चाहिए, ठीक है, बट ऐसे भी एस्पिरेंट है कि फंडामेंटल स्ट्रांग होने के बावजूद इसका रेप्लिकेशन हम मार्क्स में नहीं कर पा रहे, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग इन द रेंज ऑफ 90 to 95। तो यहाँ पे हमें काम करना है। ये कैसे बिल्डअप होगा, कैसे हम क्रॉस कर पाएंगे 90 से 120 वाला मार्जिन, इसके लिए हमें बिल्डअप करनी है डी-डे थिंकिंग। यहाँ पे क्वेश्चन आता है हमारे माइंडसेट का, यहाँ पे क्वेश्चन आता है हमारे अप्रोच का, यहाँ पे क्वेश्चन आता है हमारे ऑप्टिमिज्म का, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपकी पर्सनैलिटी का। बिकॉज यूपीएससी इज नॉट जस्ट टेस्ट ऑफ नॉलेज। Knowledge is important. It plays significant part in every stage, let it be prelims, mains or interview. But even if you don't have knowledge about something, still you are in the position to deal with it. तो यही चीज़ यूपीएससी हर स्टेज में चेक कर रहा है, प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, कि क्या आप ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को डील कर पा रहे हैं जो आपके अभी तक के एक्सपीरियंस में नहीं आए हैं, आपके सुनने में, कहने में, पढ़ने में नहीं आए, फिर भी आप उसके साथ डील कर रहे हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल आप जिस पोजीशन को अप्रोच कर रहे हैं, जिस पोजीशन के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं, वहाँ पे तो आपके सामने ऐसी सिचुएशंस होंगी विच यू हैव नॉट एक्सपीरियंस, विच यू हैव नॉट लर्न अर्लियर इन योर ट्रेनिंग और ओवरऑल जर्नी सो फार। तब भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के साथ कैसे डील करना है, राइट, इसकी ट्रेनिंग, इसकी चेकिंग हर स्टेज में हो रही है। और जब हम ये दोनों चीज़ें बिल्डअप करते हैं, फंडामेंटल्स के साथ साथ डी-डे थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है हमारे एप्लीकेशन का, जो रियल एग्जाम कंडीशन में होगा। एग्जाम सिचुएशन में क्या इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंड इतना लाइट रहे, यू नीड नॉट टू बम्बार्ड इट विथ इंफॉर्मेशन, विथ कंटेंट, विथ नॉलेज। अदरवाइज क्या होगा कि आप हर चीज़ सिर्फ नॉलेज के पर्सपेक्टिव से चेक करेंगे, नहीं आया, याद नहीं आ रहा है, तो फिर जो चीज़ें वहाँ पे सोचनी चाहिए, जो कॉमन सेंस लगाना चाहिए, वो हम भूल जाते हैं। और वही चीज़ अगर आपको एग्जाम के बाहर आके दी जाए तो आप इजीली उसको क्रैक कर लेते, सॉल्व कर लेते, और ऐसा लगता है अरे मैंने तो नोट देखा ही नहीं, अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं, अरे ये कितनी छोटी चीज़ है जो उस टाइम पे दिमाग में नहीं आई। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर रहे हैं अननेसेसरी चीज़ों से। हम हमारे हार्डवर्क ऐसी चीज़ों में लगा रहे विच आर ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस, लेसर सिग्निफिकेंट फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक अलग ही गेम है, और यहाँ पे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने ये गेम समझ लिया है और वो हर साल क्लियर कर रहे हैं। तो आज के इसी हैक को, इसी टेक्निक को मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगी, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरी सिंसियर एस्पिरेंट्स। आई एम सपोर्टिंग ओनली दोज एस्पिरेंट्स हु आर रेडी टू पुट देयर हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शंस। आई एम नॉट हियर टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ easy effortless thing. You have to put efforts, but I am here to direct those efforts in right direction. सोचा ही नहीं, अरे ये कितनी छोटी चीज़ है जो उस टाइम पे दिमाग में नहीं आई। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर रहे हैं अननेसेसरी चीज़ों से। हम हमारे हार्डवर्क ऐसी चीज़ों में लगा रहे हैं विच आर ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस, लेसर सिग्निफिकेंट फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक अलग ही गेम है, और यहाँ पे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने ये गेम समझ लिया है और वो हर साल क्लियर कर रहे हैं। तो आज के इसी हैक को, इसी टेक्निक को मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगी, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरी सिंसियर एस्पिरेंट्स। आई एम सपोर्टिंग ओनली दोज एस्पिरेंट्स हु आर रेडी टू पुट देयर हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शंस। आई एम नॉट हियर टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ easy effortless thing. You have to put efforts, but I am here to direct those efforts in right direction. Okay? So बहुत बेसिक से शुरुआत करते हैं। PYQ क्यों और कैसे? देखने के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक लग सकते हैं, बट जब तक इसकी क्लैरिटी नहीं आ पाती तब तक हमें एक सही पर्सपेक्टिव नहीं मिल पाता PYQ के लिए। अभी तक जो नॉर्मली एस्पिरेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं?
PYQ कवर कर लेते हैं 10 से 15 साल के, वहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे 1500 प्लस क्वेश्चंस हो जाते हैं। बट जब भी हम इन PYQ को अप्रोच करते हैं, हम क्वेश्चन को देखते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं एंड बस पास ऑन कर देते हैं। इससे हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है, इससे हमारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आ रही है, बट ये जो एनालिटिकल स्किल है वो अभी तक मिसिंग है मोस्ट ऑफ द लोग जब PYQ अप्रोच करते हैं इससे। तो हमें यहाँ पे काम करना है, कैसे हम हमारी एनालिटिकल एबिलिटी बिल्डअप करें सो दैट वी विल बी इन अ पोजिशन ऑफ राइट माइंडसेट वाइल गिविंग एग्जामिनेशन। क्योंकि आप जो एग्जामिनेशन हॉल में लेके जा रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ें, आपकी इनसिक्योरिटीज़ है, क्या मैं ये फेल कर गया तो क्या, इन इनसिक्योरिटीज़ को, इन स्ट्रेस को डील करना साथ ही साथ में, क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट नॉलेज दैट यू आर टेकिंग along with in examination hall, there are many things which you are carrying with yourself, और उन्हीं सभी के साथ डील करना, उसके लिए चाहिए हमारा राइट माइंडसेट। वहाँ पे आपका चेक होता है टेम्परामेंट, वहाँ पे चेक होता है आपका अप्रोच, और इट इज़ अबाउट मैनेजिंग योर इमोशंस एज वेल। इट इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू चेकिंग योर नॉलेज, बट हमारे इमोशंस उस टाइम पे साइड करके एक रैशनल माइंडसेट के साथ सोचना इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए चाहिए कि हम हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा लाइट रखें, इफिशिएंट रखें, प्रोडक्टिव रखें। वी शुड बी इन दैट मोमेंट, जो एक माइंडफुलनेस हम बोलते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर मेडिटेशन बट इट इज़ ऑल्सो फॉर एग्जामिनेशन, कि हम उस मोमेंट पे उस क्वेश्चन में उस प्रेजेंट है एंड वी आर नॉट थिंकिंग इन आवर सबकॉन्शियस माइंड अबाउट अदर अनइम्पॉर्टेंट अननेसेसरी थिंग्स। तो वो माइंडसेट बिल्डअप करना इंपॉर्टेंट है। और PYQ क्यों करना है, इसके अलग एडवांटेज जो है, जो टेंजिबल चीज़ें हैं वो तो आती है, जैसे रिपीटेशन के बारे में मैं बाद में आऊँगी। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट माइंडसेट। ये क्वेश्चन है 2019 के पेपर में आया हुआ, जहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 दिया है। अगर आपने देखा है PYQ या फिर MCQ प्रैक्टिस कर रहे, तो आज के डेट में आपके पास 150 प्लस एक्ट्स है, अमेंडमेंट्स है, पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है। इट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी डिटेल विद द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, राइट। ये टास्क हम तो कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे येलो बुक्स की इतनी बम्बार्डमेंट है कि आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड रिसर्च डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, बट जब हम एग्जाम सिचुएशन में जाते हैं, इन सभी इंफॉर्मेशन को गैदर करके, उनको प्रोसेस करके सही ऑप्शन पे जाना, इट इज़ वेरी मच कॉम्प्लेक्स टास्क। बट UPSC आपको एक सिंपल और डायरेक्ट सोचने के लिए मजबूर कर रही है, जो आप नहीं कर रहे। आप एक डिफरेंट कॉम्प्लेक्स टास्क लेके आंसर तक पहुंचना चाह रहे हैं, जबकि व्हाट UPSC डिमांड्स इज। दूसरा एक जो मिथ्स मार्केट में चल रहा है अभी, कि इलिमिनेशन UPSC ने ख़त्म कर दिया, कंप्लीटली इलिमिनेशन वालों का धंधा बैठ गया, ये सब चीज़ें, राइट। एज अ UPSC एस्पिरेंट मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आप एक जनरल सेंस समझिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो उसको कोई भी एग्जाम हो, नॉट जस्ट UPSC, कोई भी एग्जाम हो, कैट का ले लो, बाकी कोई भी एग्जाम उठा लो, जो भी ऑब्जेक्टिव नेचर का है, उसमें आपको रिडंडेंट ऑप्शन जो 4 दिए हैं, उनमें से कोई तो रिडंडेंट ऑप्शन कट डाउन करने ही पड़ेंगे, तभी आप 50-50 पे आएंगे, एक कट डाउन करेंगे, राइट। तो एलिमिनेशन तो चाहिए, बट ये भी बात सही है कि 2023 का अगर पैटर्न देखा जाए तो उसमें हम एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहे। जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये जो 1 and 2 ओनली, यहाँ पे तो मैंने 2 कट कर दिया, इसलिए मेरा आंसर आ गया। बट मेरे अभी के पेपर में क्या मिलेगा मुझे, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, राइट। तो यहाँ पे मैं कैसे करूँगी, ये तो सही बात है। तो यहाँ पे ये आता है कि लोगों ने जो एलिमिनेशन समझा है वो सही समझा ही नहीं है अभी तक। लोग समझते हैं कि एलिमिनेशन सिर्फ ऑप्शन में चलता है, ऐसा नहीं है। एलिमिनेशन स्टेटमेंट में भी चलता है। आप 3 स्टेटमेंट में से रिडंडेंट स्टेटमेंट कट डाउन करके आप सही ऑप्शंस तक पहुंच सकते हैं। तो आपका जो एलिमिनेशन है वो अभी आपको स्टेटमेंट्स पे लगाना है, ना कि ऑप्शंस पे। तो ये अभी भी चल रहा है। आपको मैं और जो हम पेपर डिस्कस करते जाएंगे उसमें मैं डिस्कस करूँगी कैसे एलिमिनेशन वर्क कर रहा है, ठीक है। बट आपको इन चीज़ों पे भरोसा रखना है, क्योंकि MCQ आप कोई भी प्रैक्टिस कर लो, वहाँ पे ये चीज़ तो आनी ही आनी है, दैट इज़ नेचुरल फैक्ट,
इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो दूसरी बात, ये तो हो गया माइंडसेट के बारे में। दूसरा जो एडवांटेज है YPYQ, इसमें हमें 3 चीज़ें देखनी है कि डायरेक्टली चीज़ें रिपीट हो रही है। दिस इज द, अगर कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि पहले साल आया तो इसको पूछा ही जाएगा, बट देयर इज एम्पल रिसर्च बेस्ड एविडेंसेस, ये शो कर रहा है कि यूपीएससी के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और किस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं? एक तो चीज़ होता है इसमें क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होना, जिस तरीके का क्वेश्चन है उसको विदाउट चेंजिंग क्वेश्चन टोन, विदाउट चेंजिंग पैटर्न, हर चीज़ एज इट इज़ रिपीट हो रहा है। अगर ये ऐसा आ रहा है तो उसको बोनस पॉइंट मान लीजिए, आपको ब्लेसिंग मान लीजिए कि भगवान आपको एक बोनस पॉइंट दे रहा है। इसके अलावा आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, क्या क्या चीज़ें रिपीट हो रही है। इसके अलावा थीम्स रिपीट हो रही है, इसके अलावा टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो रिपीट हो रहे हैं। अभी अगर मैंने एक एंगल पे पूछ लिया, फॉर एग्जाम्पल स्वदेशी मूवमेंट, उसके ऊपर मैंने कुछ पूछ लिया, तो अगले साल में उसके डिफरेंट एंगल पे मैं क्वेश्चन पूछूंगी, राइट। तो टॉपिक वही रह रहा है, थीम वही रह रही है, मुझे क्या करना है यहाँ से आइडेंटिफाई करके उस टॉपिक का 360 डिग्री व्यू लेना है। क्योंकि आप देखिए एक नॉर्मल एस्पिरेंट टेस्ट सीरीज जो प्रैक्टिस करता है, एटलीस्ट 20 to 30 टेस्ट तो आप प्रैक्टिस कर ही लेते हो इन जनरल। वहाँ से आपके 3000 प्लस क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके सॉल्यूशन देख रहे हो, इतने सारे येलो बुक्स पढ़ रहे हो, इतने सारा करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, इतनी बार रिवाइज कर रहे हो, फिर भी जो एक्चुअल एग्जाम में आता है उसमें सिर्फ आपके 30 से 35 क्वेश्चन नोन होते हैं, राइट। तो इन 30-35 क्वेश्चन को भी और बाकी के जो 70 क्वेश्चंस हैं इनको अप्रोच करने का तरीका बता रही हूँ। आप 2023 में शॉक हो जाओगे ये सुन के कि ऑलमोस्ट अराउंड 70 क्वेश्चंस वेर सॉल्वेबल इफ PYQ वॉज डन इन राइट डायरेक्शन। अगर PYQ पिछले 10 साल के 15 साल के क्वेश्चन अगर सही दिशा में कर लिए होते तो आपको ये 70 क्वेश्चंस आपके लिए एक ईजी हो जाता, ठीक है। तो आपको समझने क्वेश्चन एज इट इज आ रहे, थीम्स और टॉपिक्स रिपीट हो रहे, ऑप्शन से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। जो कोई अभी का क्वेश्चन रिडंडेंट लग रहा है वही चीज़ कहीं ना कहीं ऑप्शन में भी यूपीएससी ने पूछ रखी होती है। तो हमारा अप्रोच क्या होता है PYQ जब भी सॉल्व कर रहे हैं, उसका होलिस्टिक एनालिसिस करना। होलिस्टिक एनालिसिस मतलब हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, हर एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, मैं उन सभी पे खुद से पढ़ रहा हूँ, उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस कर रहा हूँ कि अगर इसमें से किसी भी वर्ड का अगर मुझे फिर से क्वेश्चन आता है तो आई विल बी एबल टू सॉल्व देम। और ट्रस्ट मी, ये चीज़ कुछ भी नहीं है जो आप कर रहे हैं ना, आप इतना सारा समंदर का पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं जब आप डायरेक्शन लेस पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आपको सिर्फ इतने एरिया में फोकस करना है इंटेंसली डेप्थ के साथ। जब तक आपको डेप्थ नहीं आएगी ना PYQ एनालिसिस में, तब तक इसका एक्चुअल आप सिर्फ आपका नॉलेज उस क्वेश्चन तक लिमिटेड रखेंगे। तो मुझे क्या चाहिए, डेप्थ चाहिए आपके एनालिसिस में। आपको हर एंगल से सोचना है और कैसे बिल्डअप करना है, मुझे अप्रोच, इन सभी के बारे में बात करनी है। तो मैं हाउ वाले एंगल पे फिर से आती हूँ। इसके लिए मैं रिपीटेशन क्या क्या हुए इसके आपको एविडेंसेस दिखाती हूँ, क्योंकि कोई भी बात हवा हवा में नहीं करनी है, इसके मेरे पास एक्चुअल एविडेंसेस चाहिए दिखाने के लिए, राइट। तो जैसे कि आप देख पा रहे, दिस वाज क्वेश्चन फ्रॉम 2023, चीफ पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। देखिए ऑप्शंस देखिए, इसका आंसर ये था C, इट लिमिट्स द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। सेम क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। सेम क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, लिमिटेड गवर्नमेंट, डायरेक्ट। सेम क्वेश्चन 2014 में आया। क्वेश्चन एज इट इज 4 बार रिपीट हुआ, इससे ज़्यादा बोनस पॉइंट आपको क्या हो सकता है। फिर देखिए ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था सेट A का 2023 प्रीलिम्स में, और लोग देख के परेशान हो गए, ये कहाँ से पूछ लिया, इतने सारे मेजर रिवर से, लेक की क्यों पूछा। आप देख सकते हैं सिमिलर क्वेश्चन 2010 में पेयर्स के साथ पूछा गया, कुल्लरू लेक, कृष्णा रिवर, वुलर लेक, झेलम। अगर ये क्वेश्चन किसी ने सॉल्व कर लिया होता, ये दो यहाँ पे आपको इलिमिनेट करना ही नहीं है ऑप्शन, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में ही इलिमिनेट करना है, सही डायरेक्शन पे पहुँच जाते। सिमिलरली गंडक रिवर एक ऑप्शन में आया है 1997 के क्वेश्चन में। सिमिलरली आप देख सकते हैं 2021 में जो रिवर सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी इसी एंगल में था कि रिवर दिया और वहाँ पे जो एस्टैब्लिश कोई प्रोजेक्ट है, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, उसको लिंक करके क्वेश्चन पूछा है। तो पैटर्न भी सेम हो रहा है, रिवर, डैम, लेक एंड इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट। तो रिवर सिस्टम के बारे में हम कितनी सारी रिडंडेंट चीज़ें पढ़ते हैं। अगर हमने हर एक रिवर सिस्टम का ये इंपॉर्टेंट एंगल कवर कर लिया तो आई एम इन पोजीशन टू गेन +2 मार्क्स। यहाँ पे आता है फोकस एरियाज, यहाँ पे आते हैं हाई इम्पैक्ट थीम्स, ठीक है। और देखिए
क्लियर कट, सिंपल एंड डायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 3 मंथ्स प्री डिलीवरी, 3 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी लीव, ये प्रोविजन है। सेकेंड, क्रेश मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रेश विजिट्स डेली। एंड थर्ड ऑप्शन क्या बता रहा है, वुमेन विथ 2 चिल्ड्रन कैन गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट्स। ठीक है, अभी लेट्स अज्यूम कि मैंने कभी भी इस एक्ट के बारे में नहीं पढ़ा, बट मुझे एक प्रैक्टिकलिटी, फिजिबिलिटी, इन सब सिचुएशन की थोड़ी बहुत जानकारी है। एक कॉमन सेंस बिल्डअप होता है कि अगर मैं मैटरनिटी बेनिफिट दे रहा हूँ एज अ कंपनी ओनर तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा। ठीक है, अनदर जो मार्केट में ट्रिक्स टिप्स चलते हैं कि डेटा हुआ तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अब जिस इस क्वेश्चन में हर एक स्टेटमेंट में आपको डेटा दिख रहा है, तो मैं क्या सभी स्टेटमेंट को गलत मान लूँ? यहाँ पे अगर नन ऑप्शन तो दिया भी नहीं है, होता तो मैं इसको टिक करती, गलत हो जाता। तो हमें ऐसे ब्लाइंडली टिप्स एंड ट्रिक्स को नहीं फॉलो करना है। देयर मस्ट बी सम रीजन एसोसिएटेड व्हाई दिस काइंड ऑफ डेटा नीड्स टू बी एलिमिनेटेड। ये रीजन आपको देना है। इंटेलिजेंट गेस जो होता है दैट इज नॉट बेसलेस, बट इट इज बेस्ड ऑन सम लॉजिक, इट इज बेस्ड ऑन सम रीजंस, एंड वो रैशनैलिटी, वो स्ट्रीट स्मार्टनेस आपको बिल्डअप करनी है। यहाँ पे अगर मैं कॉमन सेंस से सोचूं, स्टेटमेंट 2 को अगर मैं देखूं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंटरप्राइजेस विथ क्रेश मस्ट अलाउ द वुमेन मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रेश विजिट्स डेली। अगर मैं 9 to 5 के जॉब में 6 बार इनको मिनिमम, मतलब मैक्सिमम की तो वैसे भी लिमिट नहीं है, तो इज इट फिजिबल एज अ कंपनी ओनर टू अलाउ दिस थिंग्स? ये जेन्युइन क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ सकता है। सेकेंड चीज, ये कितना ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है कि मैं 6 हर किसी को कंपलसरी करूँ, 6 विजिट आपको देनी है। 6 जो आंकड़ा है ये अलर्टनेस आपका एक रेड फ्लैग क्रिएट कर रहे हैं। मिनिमम 6 बोला तो मेरे काम कब होगा? ये कॉमन सेंस अगर आपने अप्लाई किया, अगर मैंने सेकेंड स्टेटमेंट गलत कर दिया तो आई विल रीच विद द राइट आंसर। आई नीड नॉट टू थिंक कि ये 3 मंथ पहले है, ज़्यादा है। और ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, ये तो जेन्युइन स्टेटमेंट है कि 2 से ज़्यादा अगर हो रहा है तो आपको ऑब्वियसली एंटाइटलमेंट्स कम होते जाएंगे। ऐसे तो 4-5 बच्चों के साथ सेम एंटाइटलमेंट दिया तो कंपनी तो बैंकक्रप्ट हो जाएगी ना भाई। तो ये तो ठीक है, ये कॉमन सेंस से भी आ सकता है, बट अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 भी एलिमिनेट आप कर पाए तो आप सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आपका नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपकी अलर्टनेस चेक हो रही है, यहाँ पे आपकी इफिशियंसी, माइंड की जो प्रोसेसिंग है वो चेक हो रही है। तो इसीलिए इसको क्या चाहिए कि आप सही डायरेक्शन में सोचें। जब भी व्हेन यू एनकाउंटर एनी क्वेश्चन, आपको सही दिशा में उसके बारे में सोचना है। तो मैं बात कर रही थी माइंडसेट की। क्या होता है कि हम जब भी प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन देखते हैं, पहली चीज़ हम क्या करते हैं, नॉलेज, क्या ये चीज़ मैंने कहीं पढ़ी है, नॉलेज रिट्रीवल जाते हैं। वी ट्राई टू रिट्रीव आवर नॉलेज, वी ट्राई टू रिट्रीव आवर मेमोरी एसोसिएटेड विद दैट क्वेश्चन। जो भी मैंने थीम देखी है, जो भी मैंने कीवर्ड देखे, इसके बारे में मैंने क्या पढ़ा है, इसको याद करने लग जाते हैं। यहाँ पे गलती होती है बिफोर इवन रीडिंग क्वेश्चंस, क्योंकि हमारा माइंड जो है, हमने जो भी चीज़ पढ़ रही है वो सबकॉन्शियसली वो प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। और पहली चीज़ जो रिस्पॉन्स हमारे दिमाग से आता है दैट इज़ याद करना। क्या पढ़ा था उसके बारे में याद करना, कहाँ पढ़ा था। और क्या होता है बहुत बार कि हमें विजुअल मेमोरी याद आती है, अच्छा इस पेज में यहाँ पे कहीं तो वो चीज़ पढ़ी थी, बट एग्जैक्टली क्या पढ़ा था वो याद नहीं आ रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ पढ़ने के बावजूद यूपीएससी जो पूछ रहा है उस स्कीम के बारे में, उस प्रोग्राम के बारे में, उस कंटेंट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में हमने वो चीज़ कभी पढ़ी ही नहीं, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठा के लेके आ रहे। और 2023 का जब हम पेपर डिस्कस करेंगे तब आपको बहुत से ऐसे एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन भी दिखेंगे जहाँ पे ऐसा लगेगा कि इसका देने का मतलब भी क्या था, ये कहाँ से पूछ रहे, व्हाट इज़ द सोर्स इवन। इन सभी पे डाउट होने लगता है और वहीं पे हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। हम आगे कामली सारे न चीज़ पढ़ते हैं, न क्वेश्चन पढ़ते हैं, न ऑप्शन पढ़ते हैं, वहीं पे हम आधी लड़ाई हार जाते हैं। तो इसको नहीं करना है, हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिलिएंट माइंडसेट बिल्डअप करना है। रेजिलिएंट माइंडसेट कब होगा, जब कोई भी क्वेश्चन हो, लेट इट बी इजी, लेट इट बी मीडियम, लेट इट बी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपको सेम माइंड के साथ उसको अप्रोच करना है। उसी कामनेस के साथ आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसी कामनेस के साथ आपको ऑप्शन भी पढ़ने हैं। और पहले जो रिस्पॉन्स हमें आना चाहिए दैट इज़ नॉट अबाउट रिट्रीवल ऑफ नॉलेज, दैट इज़ अबाउट द अप्रोच। ये कैसे बिल्डअप होगा, ये एकदम से आपको कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू डू दिस थिंग, टू गिव इट किक। ये जो किक चाहिए ना हमें अप्रोच की, ये ओवर द टाइम बिल्डअप होगी और हमारे पास तो 75 डेज से कम है।
राइट। तो पूछ सकते हैं भाई और कितना टाइम चाहिए, आपको 75 डेज भी देने की ज़रूरत नहीं, उससे कम टाइम में आप ये अप्रोच कर सकते हैं। बट व्हाट आई वांट इज़ योर हार्ड एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन। उसके लिए हमें क्या करना है, 10 से 15 साल के PYQs खुद से सॉल्व करने हैं। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको खुद के एनालिसिस नहीं होंगे। हम जो बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस, मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। इसीलिए खुद से अप्रोच करना। इट इज़ नॉट जस्ट आंसर्स तो आपको मिल जाएंगे, रिसर्च डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे मार्केट में, बट आपके बारे में स्ट्रेंथ और वीकनेस ये तो आपका पर्सनलाइज एलिमेंट है, उसको कोई क्रैक नहीं कर सकता, ये आपको ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब भी मैं अप्रोच करूँ सबसे पहले मैं खुद से पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँ, और ऐसे नहीं कि मैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर रहा हूँ। ये ट्रिक्स भी सही है, बट सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस क्या करने में क्या होता है, हमारा अप्रोच होता है नॉलेज गैदरिंग में, हमारा अप्रोच होता है कि हाई यील्डिंग एरियाज कौन से हैं उनको गैदर करने में। बट मेन चीज़ हम जो चाह रहे हैं PYQ एनालिसिस से, दैट इज बिल्डिंग राइट माइंडसेट, दैट इज बिल्डिंग राइट अप्रोच फॉर UPSC पैटर्न, राइट। तो ये चीज़ कब होगी, जब आप 100 क्वेश्चन एक साथ शांति से बैठ के दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है, तभी होगा। और दूसरी बात, ये जब होगा मोस्टली ऐसा हो सकता है कि आपके मार्क्स 80-85 या फिर कट ऑफ से नीचे आते जाए हर एक पेपर में, बट आपको इन सब मार्क्स को नहीं सोचना है। आपको हर क्वेश्चन से लर्निंग लेनी है कि क्या मुझे इस क्वेश्चन को, इस लर्निंग को कैसे मैं रेप्लिकेट कर पाऊंगा 2024 प्रीलिम्स में। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम 2023 से लेके 2000 तक सारे पेपर डिस्कस करेंगे। इन सभी पेपर में हर एक क्वेश्चन में आई विल टेल यू कि क्या आपको लर्निंग्स उठानी है हर एक क्वेश्चन से, और कैसे आपको 2024 प्रीलिम्स में इसको रेप्लिकेट करना है, इसको सॉल्व करना है। एंड अनदर थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ये कोई गिफ्टेड नहीं है कि मैं एक जादू की छड़ी दे दूंगी और हो जाएगा। यू हैव टू इंटरनलाइज, जो मैं आपको बता रही थी कि चीज़ें एप्लीकेशन करने के लिए आपको इंटरनलाइज करना होगा। और ये कब होगा, जब आप ओवर द पीरियड खुद से वो चीज़ बार बार करते जाएंगे, उसका एप्लीकेशन करते जाएंगे, तभी ये चीज़ होगा। हम इसके बारे में फिर से आते हैं कि कैसे मुझे इंटरनलाइज करना है चीज़ों को। 2023 का ये क्वेश्चन है जो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट माना जा सकता था प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सेम रिपीटेशन है 9th शेड्यूल 2019 का क्वेश्चन था 2000 प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सेम रिपीटेशन है 9th शेड्यूल 2019 का क्वेश्चन था, 2018 का क्वेश्चन था 9th शेड्यूल के ऊपर, राइट। इसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन तो कट हो ही जाते हैं, ये हमें पता है। यहाँ पे जो की एरिया है जहाँ पे हमें फोकस करना है, टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। यहाँ पे की है आपकी राइट डायरेक्शन में पहुँचने की, राइट ऑप्शन पे पहुँचने की। तो ये मैं डिस्कस करूँगी जब मैं ये पेपर पूरा डिटेल में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब ये भी कहाँ कैसे पहुँचा जा सकता था इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए मैं आपको इविडेंसेस दिखा रही हूँ कि कैसे रिपीट हुए हैं। जो बोलते हैं ना 2023 वॉज टफेस्ट, देखिए रिपीटेशन अगर कर लिया होता तो ये चीज़ें आपकी आसानी में जेब में +2 ऐड हो रहे थे। फाइनेंशियल बिल एंड मनी बिल, ये एक 37 नंबर का क्वेश्चन था। सिमिलरली देखिए मनी बिल के बारे में क्वेश्चन है 2018 पे, 2015 पे फाइनेंस बिल मनी बिल पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो थीम रिपीट हो रही है। शेड्यूल्ड एरिया के बारे में क्वेश्चन है, ये शेड्यूल्ड एरिया में जो FRA लगता है उसके बारे में क्वेश्चन था 2019 में। 2015 में 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल पे क्वेश्चन था। और सिमिलरली आप देख रहे शेड्यूल इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ डायरेक्शन में क्वेश्चन आएगा। 23 में आया है, 5th शेड्यूल 22 में पूछा गया था, 19 में पूछा गया था, 15 में पूछा गया था, 9th शेड्यूल 23 में हमने देखा, 19 में देखा, 18 में देखा। उसके अलावा जो 4th शेड्यूल है और बाकी के 1-2 शेड्यूल है इंपॉर्टेंट, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो शेड्यूल्स जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, शेड्यूल को देखो कितने कम है, बस उसको कवर करना है हर एक एंगल से। और डायरेक्ट प्रोविजन ऐसा भी नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूछे हैं, बहुत डायरेक्ट है। तो आपको ये समझना है कि मुझे शेड्यूल बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं, UPSC पूछता है यहाँ से सवाल, ठीक है। और देखिए
मैजिक देखिए, ये लगता है कि करंट अफेयर्स से आया था, बट स्वदेशी मूवमेंट जो इम्पॉर्टेंट थीम है वहाँ से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए। 23 में ये आया था, 19 में सिमिलरली क्वेश्चन पूछा गया, 16 में स्वदेशी पे क्वेश्चन था, 10 में स्वदेशी पे क्वेश्चन था। और क्या चाहिए, यूपीएससी और कितना आसान बना सकता है आपकी इस जर्नी को, आपके इस सपने को। देखिए और एक देखिए, ये जो चार्टर एक्ट से आपके रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट कितने कम है, 7 से 8 एक्ट से उसके डायरेक्ट प्रोविजन पूछे जाते हैं। इससे कम मेहनत आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उतने कम एक्ट, सिर्फ आपको प्रोविजंस देखने और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा था, कौन से एक्ट में लाया था। सिमिलरली 2007 का क्वेश्चन है, फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछा था। अगर किसी ने इसके बारे में पढ़ा होता, एक्ट के बारे में, तो ये क्वेश्चन हार्डली इट वॉज मैटर ऑफ 10 सेकेंड्स इसको क्रैक करना। सिमिलरली 19 में चार्टर एक्ट पे पूछा था, 2003 में चार्टर एक्ट 1833 पे पूछा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इवन CDS 2009 में ये क्वेश्चन एज इट इज़ विदाउट चेंजिंग टोन, विदाउट चेंजिंग ऑप्शंस पूछा गया है। तो ये आप CDS जो UPSC कंडक्ट कराता है वहाँ के भी रिपीटेशन आप देख पा रहे कि कैसे। फिर देखिए अनादर थीम, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था और 2018 में। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये अगर थीम किसी ने कंसेप्चुअली समझी है तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 2018 में UPSC ने ऑलरेडी गिव यू ट्रेलर कि आप भैया कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके आओ इस क्वेश्चन में, ये ऐसे ही नहीं सॉल्व होगा, ये अप्लाई करना पड़ेगा आपको। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन था, तो अगर किसी ने ये किया होता अच्छे से तो ये भी क्वेश्चन आसान होता एग्जाम सिचुएशन में। ये देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे क्वेश्चन गया है 2023 में, और इसका जो स्टेटमेंट 2 है आप पढ़िए। द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। और ये जो फर्स्ट लाइन है 2021 का ये क्वेश्चन है, फर्स्ट लाइन देखिए, लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन इन एनी अदर बायोम। और इसका आंसर था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर किसी ने ये सॉल्व किया तो ये इसके लिए आसान था सॉल्व करना, आप सही डायरेक्शन में पहुंच जाते। ठीक है, तो और ये भी एक सोचने का एंगल है। 2023 में जो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट 1, 2, मोस्टली देयर आर एक्सेप्शंस बट मोस्टली आंसर इनमें था। कहीं पे भी बी आंसर कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको सोचना है या तो CD में और या नहीं तो A में। ठीक है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन आपको ज़रूरी है जब भी आप अपनी एनालिटिकल स्किल बिल्डअप कर रहे हैं। क्योंकि देखिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन रखना आसान है इंस्टेड ऑफ सही स्टेटमेंट के साथ इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये इसको बनाना डिफिकल्ट है। यहाँ पे हम एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन सेट कर सकता है, कहाँ पे ट्विस्ट टर्न ले सकता है, कौन सा डेटा उसको गलत करना ज़रूरी है, कौन सा डेटा उसको सही रखना ज़रूरी था, ये हम समझ रहे एग्जामिनर के माइंडसेट को ओवर द टाइम। और मैं बता रहे थे रिपीटेशन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का 23 में क्वेश्चन है, 21 में क्वेश्चन है, 11 2003 में क्वेश्चन है। सिमिलरली जो बाकी के UPSC के एग्जाम है, CAPF का ले लो, यहाँ पे जो इपिफाइट वाला आप कीवर्ड देख रहे हैं, सिमिलरली 2013 में भी क्वेश्चन किया गया है। तो आपको कोई भी कीवर्ड हो, कोई कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं, आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़नी है। यहाँ पे आपका शॉर्टकट काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो थीम्स है वो बाकी जो UPSC कंडक्ट कराता है वहाँ से भी ली गई है, जैसे मैंने पहले भी दिखाया। ये क्वेश्चन देखिए फाइनेंस कमीशन पे था 2023 में, एज इट इज़ आपको CDS के पेपर्स में मिल जाएगा। वहाँ पे तो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स ही आपको ऑर्डर में लगाना है। ये जो फैक्टर्स है, 14 फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन था, तो आपको ये समझना है कि 15 फाइनेंस कमीशन को लेके मुझे सारी चीज़ें पढ़नी है, राइट। सिमिलरली आप ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डे पे ये 2023 का क्वेश्चन था, और ये जो स्टेटमेंट है कि इस डेट पे ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। कोई भी जिसको थोड़ा भी बेसिक नॉलेज है तो ये स्टेटमेंट कट कर देगा। बट IAS के एग्जाम में सिमिलरली ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर उसने वहाँ पे कवर कर लिया तो आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर आता है पैटर्न के ऊपर। ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होना, फिर मैंने दिखाया थीम्स रिपीट होना। यहाँ पे हम समझते हैं पैटर्न रिपीट होना। अगर आपने कोड क्रैक कर लिया इस पैटर्न को, तो आपको हार्डली इस पैटर्न को देख के 10 से 15 सेकेंड लगने हैं क्वेश्चन के सही ऑप्शन पे जाने के लिए। देखिए 2023 का ये क्वेश्चन था, मशरूम के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। सेम पैटर्न उन्होंने 2023 के पेपर में
सिमिलरली दूसरा सवाल पूछा है, इनको पैटर्न सेम है, इनका अप्रोच सेम है, आपको तुरंत आप सही ऑप्शन पे जा सकते हैं विदाउट इवन नोइंग एनी ऑफ दीज थिंग्स। आपको बस पैटर्न एनालाइज करना है और उसका अप्रोच जानना है। सिमिलरली 2019 में सेम पैटर्न पे क्वेश्चन था, इन सभी का आंसर सेम अप्रोच के साथ सॉल्व हो सकता है। आप सही आंसर पे, सिंगल आंसर पे पहुंच सकते हैं अगर आपने ये पैटर्न सही डायरेक्शन में एनालाइज कर लिया तो। और अगर आपको रिपीटेशन पूछना है कि मशरूम किसी को लग सकता है क्या एब्रप्ट कहाँ से आ गया, ना न्यूज में चल रहा था, कैसे आ गया, 2021 का अगर किसी ने सॉल्व किया होता तो ये फैक्टर ऑप्शन में ऑलरेडी था, मशरूम के अगर ऊपर किसी ने जानकारी ली होती तो उसके लिए भी ये नॉलेज से सॉल्व होने सकता था। बट अगर किसी को नॉलेज भी नहीं है, सिर्फ पैटर्न समझ के भी आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते थे। फिर ये देखिए ऑप्शन से कैसे यूपीएससी डिराइव करता है क्वेश्चन। ये जो इलिमनाइट एंड रूटाइल वाला क्वेश्चन था, जो फॉरेस्ट दे रहे हैं उनके लिए ये आसान था, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं रॉक स्ट्रक्चर के, रॉक के बारे में, तब ये हमारे लिए इवन हर एक का हम एलिमेंट्री फॉर्म समझते हैं, उसका ओरिजिन समझते हैं, प्रोसेस समझते हैं। तो जिन्होंने फॉरेस्ट की तैयारी कर रखी है उनके लिए तो ये क्वेश्चन ऑफ जस्ट इजी, मतलब पीनट्स है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। बट जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट ज्योग्राफी, जियोलॉजी के बारे में हर कोई नहीं पढ़ता, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं टफ हो सकता था। तो अगर आपको लग रहा है ये रैंडम है तो ये रैंडम नहीं है। 2006 में ये देखो इलिमनाइट ऑप्शन में ही था। अगर किसी ने ये पढ़ा हो तो थोड़ा भी इवन 5 मिनट का अगर हर एक ऑप्शन पे रिसर्च कर लिया होता और उसको याद रखा होता तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता था। और एड ऑन इस क्वेश्चन में जो ट्रिक दी है उससे भी आप विदाउट नॉलेज आप सही आंसर पे पहुंच सकते थे। इसके बारे में हम फिर से जब मैं अगला वीडियो निकालूंगी 2023 का पेपर जब हम डिस्कस करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन लॉजिक के साथ कैसे सॉल्व हो सकता था इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है। 2000 सिमिलरली देखो ऑप्शन से कैसे भीतरकनिका मैनग्रोव्स वाला ये जो ऑप्शन है वो कितने बार यूपीएससी ने अलग अलग तरीके से पूछा है, 2011 में, 12 में, 17 में, 19 में, 13 में। तो आपको अगर ये ऑप्शन कहीं पे दिखा है तो आपको उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन को देखूं, जो सही ऑप्शन है उसको टिक मार्क करके बस उसके बारे में पढ़ के निकल जाओ। नहीं, हर एक फैक्टर जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसके बारे में भी आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बारे में भी हार्डली आपको 5 मिनट का एक गूगल पे भी अगर डालेंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो मिलियन पन्नों वाला जो ऑप्शन था ये भी रिपीटेड है। ठीक है। आप और देखिए इट इज़ जस्ट मैजिक। और बहुत मतलब यूपीएससी आसान करा के दे रही है, ले लो, कम एफर्ट्स के साथ ज़्यादा आउटपुट। जो इनपुट आउटपुट रेशो आपका देखो पीवाईक्यू एनालिसिस से कितना ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है। अभी ये 2023 का क्वेश्चन है लायन टेल्ड मकाक के बारे में। सिमिलरली ये इस पे क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में। देखिए, और ये लॉजिक से भी हो सकता है बट अगर किसी ने ये भी किया है तो पॉसिबल है। फिर देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है औरंगुटान, वन ऑफ द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन। बहुत सारे एस्पिरेंट मानते थे ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों, ऐसे क्वेश्चन आते ही कहाँ हैं, राइट। पर देखो 2008 का जो पेपर था उसके क्वेश्चन में ये एज ऑप्शन था। ठीक है। उसके बाद देखिए 2001 का जो क्वेश्चन है मार्सुपियल, सिमिलरली 2023 पे स्टेटमेंट बेस्ड बना दिया है। तो ऑप्शन से भी यूपीएससी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रही है। आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो दिया है बस पीवाईक्यू करके जाओ, आपके 70 क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। और मैं ये नहीं बता रही हूँ कि क्वेश्चन एज इट इज़ आना, क्वेश्चन एज इट इज़ आना इट इज़ कंसिडर्ड एज अ बोनस पॉइंट। मैं फिर से यही बात एम्फसाइज करूँगी कि आपको इस प्रोसेस के साथ माइंडसेट डेवलप करना है, आपका खुद का टेम्परामेंट सॉलिड करना है। नॉलेज अगर आ रहा है, रिपीटेशन आ रहा है तो वो बोनस पॉइंट है। मैं आपको बस एक टेंजिबल, क्योंकि हमारे माइंड को ना जब तक हम टेंजिबल चीज़ें नहीं देखते तब तक उस पर भरोसा आना नहीं पॉसिबल। तो यहाँ पे मैं आपको टेंजिबल चीज़ें दिखा रही हूँ। इनटेंजिबल बेनिफिट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन पीवाईक्यू एनालिसिस। टीक वाले पे क्वेश्चन था 2023 का। सिमिलरली ये ट्रॉपिकल साल ट्रीज के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा है सीडीएस में। और देखिए 2015 का डायरेक्टली टीक के ऊपर क्वेश्चन है एज इट इज पब्लिश्ड इन करंट अफेयर्स, राइट। यहाँ पे आपको आपका पीवाईक्यू हेल्प करेगा, यहाँ पे आपको आपका अप्रोच हेल्प करेगा, यहाँ पे आपको आपका एनालिसिस हेल्प करेगा। देखिए इंडिया एक्सट्रैक्ट्स मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रॉल, यही स्टेटमेंट यहाँ पे रिपीट हुआ। इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर ईच ईयर। यहाँ तक तो ठीक है, सही बात है भाई। अभी देखिए ये जो क्या बोल रहा है कि इट इज़ यूज टू सेटिस्फाई ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड्स।
और सिमिलरली अगर किसी ने 2020 का क्वेश्चन किया होता, यहाँ पे स्टेटमेंट 3 देखिए क्या है, इंडिया हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड। अगर इरीगेशन के लिए यूज़ हो रहा है मेरा ग्राउंड वाटर, तो ड्रिंकिंग नीड्स के लिए कैसे हो सकता है? अगर ये पता है तो ये इजीली मैं इलिमिनेट कर पाऊंगी। स्टेटमेंट इलिमिनेट हो रहा है और मैं सही सी आंसर पे मुझे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, मुझे ये यूएन रिपोर्ट के बारे में पता भी नहीं है, मैंने कभी सुना भी नहीं है, तब भी मेरा आंसर आ रहा है। देखिए फिर सिमिलरली ग्राउंड वाटर कंसेप्ट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन में भी यहाँ पे आया था। ईपीए ऑलमोस्ट इन हाई डिमांड, हमेशा क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग डायरेक्शन से पूछते हैं, तो ईपीए के बारे में आपको पढ़ना है। 2023 का देखिए क्वेश्चन बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर, अग्नि 5 के ऊपर। सिमिलर क्वेश्चंस वेर बीइंग आस्क्ड इन अदर यूपीएससी एग्जाम। सीएपीएफ का 2022 का पेपर उठा लो, सीडीएस का 2016 का पेपर उठा लो, डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे। इवन 2014 का जो क्वेश्चन था, अग्नि 4 मिसाइल पे क्वेश्चन पूछा गया था। अगर किसी ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि अग्नि 4 एक इम्पॉर्टेंट एरिया है यूपीएससी का, वो अग्नि 5 के करंट अफेयर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। आपको इतने सारे मिसाइल्स, इतने सारे डिफेंस के अलग अलग इनिशिएटिव्स आपको रैंडमली बम्बार्ड किए जाते हैं, आपको सभी पे ध्यान नहीं देना है, आपको फिल्टर करना है चीज़ों को। जो यूपीएससी हमेशा पूछती है उनको प्रायोरिटाइज करना है। देखिए अग्नि 2 मिसाइल के बारे में फिर से 2001 का क्वेश्चन है। और जैनिज्म, बुद्धिज़्म, इसके बारे में देखिए कि हर साल अल्टरनेटली आपको क्वेश्चंस आते हैं, जैनिज्म के अल्टरनेट पे, बुद्धिज़्म के उसके अगले साल, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं। इस पेपर में जैनिज्म बुद्धिज़्म 2023 के पेपर में दोनों पूछे गए थे। तो दिस इज़ वन ऑफ द हाई यील्डिंग थीम्स, वन ऑफ द हाई इम्पैक्ट थीम। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था सिमिलरली 2013 में अगर किसी ने सॉल्व किया होता तो इसका आंसर ईजीली आ सकता था, ईजीली अगर 2013 का पेपर सॉल्व कर लिया होता तो। ठीक है, तो हमने ये दोनों चीज़ें देखे, टेंजिबल बेनिफिट्स देखे, माइंडसेट को डेवलप करने का तरीका देखा, मतलब करना ज़रूरी है, अप्रोच को रेजिलिएंट बनाना ज़रूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन पैटर्न, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो अनएक्सपेक्टेड एरियाज से क्वेश्चन आ रहे हैं, इररिस्पेक्टिव रैंडम क्वेश्चन यूपीएससी पूछना चाह रहे हैं, इन सब से एक हमें रेजिलियंस बिल्डअप करना है कि कुछ भी पूछ लो मैं फिर भी 120+ मार्क्स लेके ही आ रहा हूँ, ये डेवलप करना ज़रूरी है। और इसके लिए जानना ज़रूरी है कि कैसे, हाउ इम्पॉर्टेंट है। तो रिपीटेशन के एविडेंसेस से जो मैंने दिखाया आपको, यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि हमें आइडेंटिफाई करना है हाई इम्पैक्ट थीम्स कौन से है, कौन से फोकस एरियाज है। यूपीएससी बार बार उन्हीं टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर रही है। अगर आप पिछले 10 से 15 साल के हाई इम्पैक्ट थीम्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो एक तो टेंजिबल बेनिफिट है, हाई इम्पैक्ट थीम आपको आइडेंटिफाई करके उन्हीं पे फोकस करना है, उनकी मल्टीपल रिवीजन करनी है। क्योंकि देखो 70 डेज में या फिर उससे भी अगर कम दिन बचे हैं, उसमें पॉसिबल नहीं कि आप हर चीज़ पढ़ें, उसमें पॉसिबल नहीं हर चीज़ की बार बार रिवीजन हो, हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ये अल्टीमेट रियलिटी है। यू डू नॉट हैव लग्जरी टू रिपीट एंड रीड ईच एंड एवरी टॉपिक अगेन एंड अगेन। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप हर चीज़ नहीं कवर कर पाएंगे। अगर इस आइडियल माइंडसेट के साथ चलेंगे तो लास्ट में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरा कुछ हुआ ही नहीं है। इससे अच्छा है आप जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं पॉसिबल एरियाज, उनको मैं बार बार कंसोलिडेट करूँ, उसको अगर उसमें से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो मैं उस पोजिशन में रहूँ कि +2 लेके आऊँ। ठीक है, तो ये एक टेंजिबल बेनिफिट है। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डी-डे थिंकिंग, क्योंकि क्या है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो अनएक्सपेक्टेड रहेंगे, जो आपने नहीं पढ़े। इवन इफ आपने ये चीज़ कवर की है तब भी देयर विल बी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इन एक्चुअल एग्जाम सिचुएशन। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ आपने पढ़ी है, बहुत बार रिवाइज की है, फिर भी एग्जाम के स्ट्रेस में उस हॉल में बैठ के आपको एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। उस टाइम पे आपको किस तरीके से अप्रोच रखना है, किस तरीके से सोचना है, व्हाट शुड बी योर फर्स्ट रिस्पॉन्स आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, आफ्टर रीडिंग द ऑप्शन। पहली चीज़ दिमाग में क्या आनी चाहिए, हर एक चीज़ का डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये चीज़ हमें डेवलप करनी है। ये बात आप मान लीजिए कि आपको खुद को डी-डे थिंकिंग खुद से डेवलप करनी है। कोई ट्रिक नहीं है, मैजिक नहीं है जो ओवर द टाइम आपको 1 दिन में 2 दिन में आपको दे देगा, बिल्कुल नहीं। ये आपको खुद को डेवलप करनी है और मैं आपको हेल्प करूंगी ये डी-डे थिंकिंग डेवलप करने में। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं आपको बिल्डअप करके दूंगी, PYQ के आंसर्स आपको मिल जाएंगे,
इसका कोई नया बात नहीं है जो मैं बता रही हूँ, बट ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। आपको सेल्फ सफिशिएंट बनना है, आपको रिलायंट नहीं रहना है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द टफेस्ट, ऐसा लगता था भाई कि यूएन के हर एक रिपोर्ट के बारे में अभी पढ़ना होगा। मार्केट में इसके 50+ यूएन रिपोर्ट जो है हर बारे में आपको करंट अफेयर्स में कवर किया जाएगा, बट इट इज़ नॉट एट ऑल ह्यूमनली पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी रिपोर्ट, ईच एंड एवरी डिटेल दैट इज बिंग। आपको सेल्फ सफिशिएंट बनना है, ये इसके लिए खुद से डेवलप करनी है अपनी एबिलिटीज, ठीक है। आके दे रहे हैं आपको, खुद से अपना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे टाइम लगा दीजिए, हम ये आपको खुद से दे रहे, ठीक है। ये सिर्फ आपको डाउनलोड करना है, आइडेंटिफाई करना है और पढ़ना है, बस। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये चीज़ डेवलप करनी है, इसमें आपको टाइम लगाना है, ठीक है। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। आई होप दिस वाज फ्रूटफुल डिस्कशन। और आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, आपको जो भी PDF हम प्रोवाइड करने वाले हो आप टेलीग्राम के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।